हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 3। जो लेसन 3 का सेकंड पार्ट है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल के क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले मैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स करवा चुकी हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ इनके क्वेश्चन आंसर्स। टेक्सचुअल एक्सरसाइज का थिंकिंग अबाउट द पोएम का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डज डायन रियली राइम विथ लाइन? Can you say it in such a way that it does? क्या डाइन सचमुच लॉयन के साथ लयबद्ध है? क्या आप इसे उस तरह कह सकते हैं जैसे यह लयबद्ध लगे? Answer: the word dying is actually dying. The poet was created a rhyme effect in the poem by changing it to dying so that it rhyme with line. When the pronouns डाइन इट राइम विद द वर्ड लॉयन। यह शब्द डायन हकीकत में डाइंग है। कवि ने इस शब्द को डायन में बदल कर कविता में लयबद्ध किया गया है, जिससे कि वह लायन के साथ लय में लगे। जब वह डायन का उच्चारण करते हैं तो वह लायन के साथ लयबद्ध लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लॉयन एंड द टाइगर? When can you do so according to him? कवि किस तरह शेर और बाघ को पहचानने के लिए कहता है, उसके अनुसार आप ऐसा कब कर सकते हैं? आंसर: द पोएट डिफरेंशिएट between the lion and the tiger is the following manner. He says if the beast is of yellow tawny color and its roar out fiercely at you can, this is the Asian lion. Whereas if your beast has black strips on yellow skin and tries to attack you, then it is a Bengal tiger. He says lion roars so loudly so as one die out of fight. On the other hand, the tiger never gives you a chance to escape. मतलब पोएट किस प्रकार से अलग करते हैं, तो देखो कवि ने क्या किया। कवि ने शेर और बाघ में निम्न अंतर बताए। वह कहता है कि अगर कोई जंगली जानवर गहरे पीले भूरे रंग का हो और वह आप पर बहुत खतरनाक तरीके से दहाड़े, तो इसका मतलब है कि वह एशियाई शेर है। जबकि अगर किसी जंगली जानवर की पीली खाल पर काली धारियां हैं और वह आप पर हमला करने की कोशिश करे, इसका मतलब वो बंगाल का बाघ है ना। रॉयल बंगाल टाइगर जो मूवी भी आ गई है इस पे, एक साउथ की। कवि कहता है कि शेर इतनी तेज दहाड़ता है कि इंसान दहाड़ सुनकर ही डर से मर जाए, जबकि बाघ आपको बचने का कभी मौका नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जो कुछ क्वेश्चंस है कि बाघ और शेर में कैसे अंतर करेंगे, तो ये वाली पोएम्स का भी मतलब मुझे समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो छोटे बच्चा भी बता सकता है कि लॉयन और टाइगर में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। और इस चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी मुझे शायद देखने के लिए नहीं मिले हैं, बट एग्ज़ाम वालों का कुछ कहा नहीं जा सकता, बोर्ड वालों का, कि वो कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा के दे देंगे। वैसे तो उन लोगों का एक पैटर्न होता है जिस पर वो मतलब पेपर सेट करते हैं, बट हम हमारी मतलब संतुष्टि के लिए ये चैप्टर ज़रूर फिनिश करेंगे। देखिए, डू यू थिंक द वर्ल्ड word leapt and lap in the third stanza are spelled correctly? Why does the poet spell them like this? क्या आपको लगता है कि तीसरे छंद में लेफ्ट और लैप सही लिखा है? कवि ने इनको इस तरह क्यों लिखा है? आंसर: नो, द वर्ड लेफ्ट एंड लैप आर स्पेल्ड इनकरेक्टली. The poet has spelled them like is to maintain the rhythm of the poem. This is poetic device of rhyme with leopard and to lay emphasis of the action of leopard.
जी नहीं, लेफ्ट और लेफ्ट शब्द गलत हैं। कवि ने इन दोनों शब्दों को इसलिए लिखा है जिससे कि कविता लयबद्ध हो। यह लेपर्ड शब्द को लयबद्ध करने के लिए और चीते के कार्यकलापों पर जोर देने के लिए काव्य अलंकार है। अब देखिए, जब पोएट जो है वो गलत स्पेलिंग लिख देता है तो वो लयबद्ध करने के लिए लिखता है। पर अब मैं क्या बताऊं कि अगर बच्चे गलत स्पेलिंग लिख देते हैं तो उसको टीचर बहुत सजा देती है, बोलती तुमको स्पेलिंग नहीं लिखते आती। पर यहाँ पर पोएट लिख रहे हैं तो कोई समस्या ही नहीं है इनको। ठीक है। डू यू नो वॉट अ bear hug is? It is friendly as a strong hug, such as bears are thought to give as they attack you. Again, hyenas are thought of laugh and crocodiles to weep crocodile tears as the shallow. Their victims are their similar expressions and popular ideas about wild animal in our own language. क्या आप जानते हैं कि भालू का आलिंगन क्या होता है? यह एक दोस्ताना और मजबूत आलिंगन होता है। आलिंगन मतलब गले मिलना। जैसा कि जब भालू हम पर हमला करते हैं तो माना जाता है कि वे ऐसा करते हैं, ऐसा समझा जाता है कि लकड़बग्गा हंसते हैं और मगरमच्छ रोते हैं जब वे अपने शिकार को निगलते हैं। क्या आपकी भाषा में भी जंगली जानवरों के लिए ऐसा ही भाव और विचार है? अब देखो भाई क्या विचार है, इसमें आंसर देख के ही समझ में आएगा अपने को, है ना, क्योंकि अपने तो कोई विचार मतलब मुझे नहीं लगता कि जानवरों को लेके कोई विचार है, क्योंकि चिड़ियाघर से आगे कोई ऐसी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में तो हम कभी गए नहीं हैं कि हमें बिल्कुल ओपनली वो मिल जाए, जानवर मिल जाए और उसको हम गले वले लगाएं और 2-4 दिन उनके साथ स्पेंड करें। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। हम हमेशा टिकट लेके वो जाते हैं और अपने इंदौर के चिड़ियाघर में जो 2-4-8 जानवर बंद है उनको देख के और वापस आ जाते हैं। तो अब ये जो पोएट बता रहा है ना वही सही है। अ बियर हग इज सपोज्ड टू बी वेरी इंटीमेट एंड पावरफुल हग। इट इज़ अ टाइट एम्ब्रेस। दिस इज द हग बियर्स आर थॉट to give to their praise. They try to be friendly, but in reality they can be dangerous. Hyenas never laugh. Their face is such that have a weird smile and they seem to smile like humans before attacking their prey. प्रे का मतलब शिकार होता है, ठीक है। Their smile is dissipative. Similarly, crocodile never weep. When they swallow their victim, their tears come out automatically. Yes, every language has similar expression to popular idea about animals. देख लीजिए यहाँ पर अब कवि का क्या कहना है। भालू का आलिंगन बहुत प्यार भरा और मजबूत माना जाता है। वह कसकर झप्पी देता है। भालू अपने शिकार के साथ ऐसा करता है, ऐसा लगता है कि वह उसे प्यार कर रहा है, पर हकीकत में यह बहुत खतरनाक होता है। लकड़बग्गे जो होते हैं वे कभी नहीं हंसते, उनकी शक्ल ही ऐसी होती है। लगता है कि वह अजीब तरह से हंस रहे हो और अपने शिकार पर हमला करने से पहले ऐसा लगता है जैसे वह इंसानों की तरफ मुस्कुरा रहे हो। उनकी मुस्कुराहट एक धोखा होती है। उसी तरह मगरमच्छ कभी भी नहीं रोते। जब वह अपना शिकार निगलते हैं तो स्वतः ही उसके आंसू निकल आते हैं। जी हाँ, हर भाषा शैली में जानवरों के लिए ऐसे ही भाव और विचार होते हैं। ठीक है, इन्होंने बोल दिया तो हमको मानना पड़ेगा। लुक एट द लाइन, क्वेश्चन नंबर 5। अ novice might non-pulse. How would you write this correctly? Why is the poet incorrect? Line better in the poem. A noise might non-plus इस पंक्ति को देखिए। यह आप किस प्रकार से सही उत्तर से लिखेंगे? कविता की गलत पंक्ति भी कविता में ठीक क्यों लगती है? The correct order of the sentence would be a noise might be unplugged. The poet's incorrect line seems to be better as the poet wrote it in the order to bring rhythm to his poem. The word nonplus rhyme with the word thus. वाक्य का सही क्रम होना चाहिए था। A novice might be unplugged कवि की
गलत तरह से लिखी पंक्ति भी ठीक इसलिए लगती है क्योंकि कवि ने कविता को लयबद्ध करने के लिए ऐसा लिखा है। शब्द नॉन प्लस शब्द 10 के साथ लय में आता है इसलिए। अभी अगर बोर्ड एग्ज़ाम में कोई बच्चा अच्छा दिखे, ऐसा दिखने के लिए कोई आंसर कर देगा ना कि ये यहाँ पे अच्छा लग रहा था, जैसे हम क्या लगा देते कभी कभी विथ लगा देते हैं क्योंकि विथ हमको अच्छा लगता है ना, जो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं उसमें, और आना चाहिए कुछ और, इन आना चाहिए कुछ आना चाहिए, हमने विथ लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमको वहाँ विथ अच्छा लग रहा था। तो अच्छे लगने के हमको नंबर देते क्या? नहीं देते। पर पोएट लोग क्या बहुत आगे निकल जब जाते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। देखो, कैन यू फाइंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पोएट टेकिंग लिबर्टीज विथ लैंग्वेज आइदर इन इंग्लिश और इन योर ऑन लैंग्वेजेस? कैन यू फाइंड एग्जाम्पल ऑफ हुमन कैन यू फाइंड एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमरस पोयम इन योर ऑन लैंग्वेजेस? क्या आप कोई और उदाहरण दे सकते हैं जिससे कवि ने अपनी तरह से भाषा को लिखने में आज़ादी ली हो, या आप अपनी भाषा में ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं। Poets generally like liberties with language to create a special poetic effect. It is a called poetic license. For example, in this poem, dine is used to place of dying to create a rhyme effect. In the poem Hickory Dickory Dock, the mouse ran up the clock. Dock and clock are rhyme with each other, though they are not right. A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. Pressed and breast are rhyme, though they are not right. अब देखो, इसको और भी शुद्ध हिंदी में यहाँ पर समझाया गया है कि कवि अक्सर अपनी कविताओं में वाक्य की शैली के लिए भाषा को बदलने की आज़ादी ले लेते हैं। इसको काव्य अलंकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए इसी कविता में डाइन का प्रयोग डाइंग के लिए किया गया है, जिससे कि कविता लयबद्ध हो गई है। कविता हिकोरी डिकोरी डॉक में डॉग द माउस रैन अप द क्लॉक में डॉग और क्लॉक लयबद्ध हैं, जबकि ये सही नहीं है। A tree whose hungry mouth is pressed against the earth sweet flowing breast में pressed और breast लयबद्ध है, जबकि ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मच द ह्यूमर इन द पोएम अराइज फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज्ड ऑल्दो द आइडिया आर फनी एज वेल। इफ देयर आर पर्टिकुलर लाइन इन द पोएम दैट you especially like, share these with the class, speaking briefly about what is about the idea or the language that you like or find funny. कविता हास्यपद है, जिस वजह से भाषा शैली ली गई है, जबकि साथ ही साथ विचार भी विनोदपूर्ण है। अगर कोई पंक्ति विशेष आपको पसंद आई हो तो अपनी कविता के साथ चर्चा कीजिए कि आपको कौन सी लाइन, भाषा या विचार हास्यपद लगा। देखिए, द पोएट हैज़ यूज्ड द लैंग्वेज इन वे दैट अराइज ह्यूमर, हिज आइडिया आर फनी। आई स्पेशली लाइक अ फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम। कवि ने कविता में ऐसी भाषा शैली ली है कि वह हास्य से परिपूर्ण है, उसके विचार हास्यपद है। मुझे कविता की कुछ पंक्तियाँ पसंद आई हैं। इफ़ ही रोर एट यू आर इन डाइन यू विल नो इट इज़ द एशियन लोयन। अगर वो ऐसे दहाड़े जिससे आप डर कर मरने लगे तो मान जाइए कि वह एक एशियाई शेर है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, बंगाल टाइगर। और गौर करना, वो आपको खा जाएगा तो वो क्या है, बंगाल टाइगर है। हाइनास कम विथ मैरी स्माइल्स, जो लकड़बग्गे अपनी खुशी भरी मुस्कुराहटों के साथ आते हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, और अगर कोई रोता हुआ आपको दिखेगा तो वो क्या है, क्रोकोडाइल्स है। द आइडिया आर treated humorously. Some animals may seem be embracing, hugging, smiling or weeping, but their activities are deadly.
सारे विचार बहुत ही हास्यपूर्ण तरीके से रखे गए हैं। कुछ जानवर आपको आलिंगन करते हैं, प्यार करते हैं, हंसते हैं और रोने लग सकते हैं, पर ये क्रियाकलाप बहुत खतरनाक और जानलेवा हो सकते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि भालू क्या है, गले लगाता है, पर वो गले लगाना का मतलब होता है कि वो हमें मारना चाहता है। ठीक है। अब मोगली वाली जो हमारे आती ना द जंगल बुक, उसमें तो ऐसा नहीं दिखाते हैं कि भालू गले लगाने के लिए मतलब कि मारता है, बट पोएट का कहना है कि भालू गले लगाने के लिए मारता है। आप कोई जाके ट्राई भी मत कर लेना, हो सकता हो कि सही भी हो, तो ठीक है। हाउ कैन आप कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बुक में नहीं है बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो मैं बता देती हूँ आपको। हाउ कैन अ मैन नो दैट द बीस्ट इज़ लेपर्ड, इंसान को कैसे पता चलेगा कि जंगली जानवर चीता है। लेपर्ड हैज़ ब्लैक स्पॉट्स इन इट्स बॉडी, इट इज़ अ डेंजरस एंड पावरफुल एनिमल, इट लैप्स ओवर इट प्रे एट वंस एंड ईट इट। चीते के शरीर पर काले धब्बे होते हैं, यह एक खतरनाक और शक्तिशाली जानवर है। यह शिकार पर एकदम से झपट्टा मारता है और उसे खा जाता है। और लेपर्ड जो होता है बहुत ज़्यादा मतलब तेजी से भी झपेटता है, तो जब तक हम उसके वो धब्बे और ये गिनेंगे तब तक शायद वो हमको अपना नाश्ता बना चुका होगा। इतनी देर में तो कोई भी मौत को पहचान लेगा, इतना डिटेलिंग नहीं भी करेंगे तो भी पहचान में आ जाएगा। हाउ डज द पोएट टेल अस टू आइडेंटिफाई अ बियर, कवि हमें किस तरह भालू को पहचानने के लिए कहता है। द पोएट से दैट if while walking a person meet a creature who hugs him very hard, then he can be sure that it is a bear। कवि कहता है कि घूमते घूमते अगर किसी को एक जीव मिले जो उसे बहुत जोर से आलिंगन करे, तो शर्तिया समझ जाना कि वह भालू है। What does the poet tell us a chameleon, कवि गिरगिट के बारे में क्या सोचता है। अब क्या सोचता है गिरगिट के बारे में, रंग बदलता है ना, अपने को यही पता। आप देखते हैं द पोएट टेल अस द कमेलियन इज फाउंड ऑन ट्री, कवि कहता है कि पेड़ मतलब गिरगिट जो है वो पेड़ पर पाए जाते हैं। इट चेंज इट कलर अकॉर्डिंग टू हिज सराउंडिंग, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सी द कैमेलियन, और वह वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल लेती है, इसलिए गिरगिट को देखना बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट वाला चैप्टर द बोल पोयम के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।